अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित मीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन अर्जू जी। और सर मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये क्या आपके यहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि रोजगार मेला कोई है, उसमें बताया जा रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 71,000 एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो उसके लेटर्स देंगे। ये क्या है सर, थोड़ा सा ये समझाइए हमें। जी देखिए आरजू जी, अगर आप थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में इसको देखिए, सबसे पहले शो पे हम्म। बुलाने के लिए धन्यवाद। आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम हो गई। अगर आप हमारी इन्फ्लेशन देखें 5.6 पे, और अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो 8.8 से 10.8 तक जा रही है, डिपेंड्स। यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी हमारे यहाँ 8,000 प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं डेवलपमेंट के, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी ओवरऑल चीज़ें जो है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे जा रही है। तो इसके साथ साथ एक ये भी था कि भाई एक रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। अब हमारी मुद्रा स्कीम को देखिए, उसमें करोड़ों लोगों ने लोन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लेडीज थी। और लोन छोटा 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा लोन लेता, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते। और मैं बताऊं, सबने पैसे वापस भी दिए। जो इसका एनपीए है बहुत कम है, 3-4% है, नहीं तो बाकी सब लोगों ने पैसे वापस दिए। करोड़ों लोगों से रोजगार मिला। अब जब आरजू जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो करोड़ों लोग को उससे रोजगार मिलता है। अब रेलवे में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज़ में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज मोदी जी ने 10:30 बजे की बात है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हमारे 3 मिनिस्टर साहब, एनएफ नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, वहाँ 3 जगह पे बैठे थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ बांट दिए। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन सा किया। तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट, स्टोनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीसी, ऐसी तरह की ऑफर लेटर्स बांट रहे हैं। तो अब इसका मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि देखिए, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई मैंने प्रोजेक्ट लगाया तो लोगों को काम मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है जी हमारा कि इकोनॉमी बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, नए कारखाने लग रहे तो लोगों को काम मिलेगा। ये एक बटन है। देखिए, बिना लोग के तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप इकोनॉमी तो बिना लोग के पार्टिसिपेशन के बढ़ ही नहीं सकती। अब एक होटल खुलता है तो टैक्सी वाले को भी काम मिलता है, होटल वाले को भी काम मिलता है, आपके रेड़े वाले को भी काम मिलता है, ज्वेलर को भी काम मिलता है, हर एक को काम मिलता है। तो ठीक उसी तरह से, पर अब एक जो ये मुहिम चलाई गई है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देने की। क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप ये लगते हैं अपोजिशन के इधर उधर, भाई लेटरें नहीं मिल रही जी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। तो आप 71,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। तो हमारे यहाँ वैकेंसीज है, हमारे यहाँ जॉब्स है, उनको क्रिएट करना और अच्छे लोगों को नौकरी देना, काबिल लोगों को नौकरी देना। और मोदी जी ने एक और रेवोल्यूशन लाया था इस स्टेप में। पहले जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां होती थी उसमें इंटरव्यू होता था। अब आपने रिटर्न पास कर लिया या आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप मीट गए, फिर होता था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बायस भी हो सकता है। तो मोदी जी ने काफी लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट की बात छोड़े, काफी लेवल तक इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म कर दिया। कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। फिर इंटरव्यू में क्या होता था कि जी आपको अंग्रेजी अगर बोलनी आएगी तो वो एडवांटेज है, आपको हिंदी बोलनी आएगी तो इतना एडवांटेज नहीं है। तो वो वाले बायस भी खत्म कर दिए। वो जो पर्सनल चीजें आती थी कि आपको शायद लगे मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, मुझे लगे मैंने अच्छा दिया, आरजू जी को लगे मैंने अच्छा नहीं दिया, तो मैं बाहर। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म कर ली। और ये जो मैक्सिमम है, ये सारे यूथ है जिनको ये नौकरियां मिली हैं। आज कुछ 100 लेटर्स बटी, और ये लेटर्स हर जगह बांटी जाएगी। रेलवेज में लिमिटेड नहीं है, हर जगह बांटी जाएगी। और रेलवेज की बात करूं, हमारा रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है दुनिया का आज भी भारतीय रेल है। और करीब जो कंट्री में पावर जनरेट होता है, 2% ऑफ द पावर इज कंज्यूम्ड बाय इंडियन रेलवेज। और जो ऑलरेडी जमीनें हैं रेलवे के पास, रेलवे इज द रिचेस्ट कंपनी, सबसे ज्यादा जमीनें अक्रॉस द इंडिया अगर किसी कंपनी के पास है, इंडियन रेलवेज के पास है। और अब इंडियन रेलवेज में क्या हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रही है। हमारे करीब 9,000 स्टेशन है, उनको रिवैम्प कर रहे हैं।
और स्टेशन में क्या होटल भी बन रहा है, मॉल भी बन रहा है, स्टेशन भी बन रहा है, प्ले जोन भी बन रहा है, कमर्शियल स्पेस भी बन रही है, सब बन रहा है। और जो स्टेशन का रास्ता होगा वो दो तरह से, आप बाहर से भी आ सकते हो और आप अंदर से भी आ सकते हो। ये नहीं कि जिसको ट्रेन में जाना वही केवल स्टेशन में जाएगा, अंदर से भी आ सकते हो। स्टेशन एक एंटरटेनमेंट और एक बिजनेस और कमर्शियल हब बनेगा। तो पहले स्टेशन की यूटिलिटी थी केवल स्टेशन और उसके अलावा कुछ नहीं होता था। अब कोई इसको एक मल्टी मॉडल कमर्शियल मतलब एक मल्टी पॉइंट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जहाँ होटल, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, ये रेस्टोरेंट, पीवी मतलब पिक्चर हॉल, मॉल, काफी सारी चीजें उसमें हो। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, तो उनका एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा था। उन्होंने एक बार बोला कि भाई मोदी जी ने बुलाया था, बुलाते रहते हैं, बोले भाई क्या प्लान है, दिखाया अश्विनी जी ने। अच्छा, अश्विनी जी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति है, मतलब बहुत सज्जन व्यक्ति है, तो उन्होंने दिखाया कि जी ये हमारा प्लान है, ये है, ये है। बोला अच्छा ठीक है। कह रहे फिर रात को 1 बजे या 1:15 फोन आया साहब का, बोले जो तुम्हारा प्लान है ये अच्छा है, पर ये 50 साल आगे का विजन चाहिए मुझे। मुझे अब के लिए प्लान बहुत अच्छा है, तो मुझे वो प्लान दिखाओ जो आज के 50 साल बाद भी रेलेवेंट हो। तो 50 साल के आगे का विजन दिखाओ, 50 साल के आगे का चीज दिखाओ। तब उन्होंने आइडिया दी मोदी जी ने, भाई ऐसे करो, दोनों तरफ से एंट्री करो, इसमें ये ला वो ला, पब्लिक पार्टिसिपेशन करो। कुछ ऐसे स्टेशन तैयार हो गए हैं। और जो अभी जो बहुत बड़ी चीज होने वाली है वो है रेलवे का जो लैंड बैंक है। भाई पटरी तो मैंने इतने में डाल दी, एक्सपेंशन की माली डबल 3 बार जगह छोड़ दी, उसके अलावा बेशुमार जमीनें दाएं बाएं रेलवे की, उसका यूटिलाइजेशन, उसको कैसे कमर्शियली यूटिलाइज किया। देखिए जो जो हम कमर्शियली करेंगे, जैसे हमने मॉल खोला तो लोगों को काम मिलेगा, हमने होटल खोला लोगों को काम मिलेगा, रेलवे में तो मिलेगा ही मिलेगा। रेलवे की तो बात ही छोड़िए, होटल में, मॉल में, पिक्चर हॉल खुले, एंटरटेनमेंट जोन खुले, ऑफिस खुले, तो लोगों को तो काम मिलेगा। अच्छा, वहाँ टैक्सी वाले को भी काम मिलेगा, रिक्शे वाले को भी काम मिलेगा, ठेले वाले को भी काम मिलेगा। तो आइडिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना। ये जो आप देख रहे हैं ये है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो अर्जुन जी एक रेशियो मैं आपको बता दूं, हमने एक जेवर एयरपोर्ट बनाया, जेवर यहाँ नोएडा के पास बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो जेवर एयरपोर्ट के बारे में आपको मैं रेशियो के बारे में कुछ चीज बता दूं। देखिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनेगा और वर्ल्ड का नंबर 2nd या 3rd बिगेस्ट एयरपोर्ट बनेगा। आप खुद सोचिएगा किस लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, और कार्बन न्यूट्रल है, ग्रीन एयरपोर्ट है। अब जेवर एयरपोर्ट से आरजू जी जो डायरेक्ट नौकरियां लगेंगी, डायरेक्ट नौकरियां करीब 1 लाख लगेंगी, और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो 10 लाख से ज्यादा होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो रेशियो होता है 1:9, 1:10 का होता है। अगर 1 लाख डायरेक्ट नौकरियां आ गई तो आपकी जो इनडायरेक्ट नौकरियां हैं, जो अपॉर्चुनिटीज टू अर्न है, वो करीब करीब 10 लाख से 9 लाख होंगी। तो एक बड़ा एयरपोर्ट करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब मैं इकोनॉमिक्स में जाऊं, इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें, व्हाट इज अ जॉब? जॉब इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जॉब है रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटी टू अर्न। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको काम मिलता है। पर जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं, चीजें बनेगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पॉइंट मेरा सिर्फ इतना सा, अगर डायरेक्ट 1 लाख नौकरियां तो इनडायरेक्ट 9 से 10 लाख नौकरियां या अपॉर्चुनिटीज टू अर्न को दी है। तो दैट इज द लॉजिक। तो मान के चलिए जब इतनी डेवलपमेंट, अगर मोटा मोटा अगर मैं आज मैं इसका आकलन करूं, अगर मैं 70,000 लेटरें बांट रहे मोदी जी, तो मानिए करीब इसका 10 गुना, 6 से 7 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट हुई है। तो हमें इस नंबर को 7 लाख के आसपास या 7.5 लाख के आसपास देखना पड़ेगा। तो दिस इज द होल लॉजिक, दिस इज द होल डेवलपमेंट। और मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट है यूथ है, हमारे वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। एक टाइम में ये 27% होता था, अब ये जाके 33% आ गया है। और आइडिया तो इसको 40-45% तक लाना, तो मतलब 32-33% का नंबर भी काफी बड़ा नंबर है। और मतलब, और ये आपको मैं बताऊं, ये अक्रॉस स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है। आप हमारी आर्मी देखिए, एयरफोर्स देखिए, नेवी देखिए, जो ट्रेडिशनली मैन डोमिनेटेड एरियाज है उसमें है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी आपको हैरान होगी, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन। हमारे पुलिस में, खैर कॉर्पोरेट में तो है ही, सॉफ्टवेयर में तो ऑलमोस्ट 50-50 होता है, आईटी में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है हर जगह में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इस पे भी फोकस है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और ये जितने पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट हम बना रहे हैं, उससे पहले क्या होता था, बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, गांव से लोग बड़े शहर आते थे। अब बड़े शहर की कैपेसिटी मान लीजिए 10 लाख लोग हैंडल करने की जहाँ 20 लाख होंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जाएगी। पर अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट हो रही है, जो मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट का,
भाई उसको अगर कोई नागालैंड में उसको वहां नौकरी मिल गई, एक रेलवे स्टेशन बना हमारा कोहिमा में, उसे वहां काम मिल गया, एक मला हमारा अगरतला में उसे वहां काम मिल गया, एक बना सेलम में उसे वहां काम मिल गया, तो सेलम वाले को चेन्नई आने की जरूरत नहीं और सिलीगुड़ी वाले को गुवाहाटी आने की जरूरत नहीं या दिल्ली आने की जरूरत नहीं। ये लेकिन ऐसी चीजें हो रही है सर जी। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त मतलब उनका पहले से प्लान था कि इस तरह से जॉब्स क्रिएट करेंगे, या जो चीजें चल रही हैं इस वक्त, चाहे वो कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हो, जी इसको ये पहले से प्लान था आपके ख्याल से, या नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है उसका प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ज्यादा से ज्यादा कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को वोट के लिए? देखिए अर्जुन जी, जहां तक इलेक्शन की बात करें, हमारे यहाँ तो हर 2 महीने में इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं। अगर हम्म आप इलेक्शन के नजर से देखेंगे तो हर 2-3 महीने में इलेक्शन होता है, या वो इलेक्शन यहाँ तो जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी के साथ चलता है। और देखिए अगर आप इलेक्शन की बात करें, चलिए बड़े इलेक्शन की बात करें, देखिए इलेक्शन में मैनिफेस्टो है। हम्म मैनिफेस्टो अगर नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे 5 साल का जारी करते हो, तो जो आपने 5 साल में प्रॉमिस किया, 5 साल का विंडो आपके पास डिलीवर करने का। एक टाइम ऐसा होता हम्म था कि कहते थे गरीबी हटाएंगे, 65 साल हो गए गरीबी हटी नहीं, रोजगार लाएंगे, 65 साल हो गए रोजगार आए नहीं। मोदी जी का स्टाइल है, जो इस मैनिफेस्टो में कहते हैं अगले मैनिफेस्टो से पहले वो करके दिखा देते हैं। तो ये सब प्लानिंग है, ये सब इसके बारे में सोचा गया। टाइमिंग को हम इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि इलेक्शन 1 साल दूर है। अगर इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में होता तो फिर 2 महीने पहले अनाउंस करते हैं, 3 महीने पहले अनाउंस करते, 1 साल पहले अनाउंस नहीं करते। और अगर आप देखिए हमारे यहाँ जितनी हाईवेज अब बनी है, तो वो तो अभी अगर आप यूपी में सबसे ज्यादा हाईवेज है, अभी तो यूपी इलेक्शन में बहुत टाइम है। तो मतलब हर चीज को इलेक्शन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो हम्म मैनिफेस्टो देखिए, अब बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखिए, जिसको मैंने केयरफुली स्टडी किया है, जो 2019 में मोदी जी ने बोला, लगभग 90 से 95% चीजें 2024 तक डिलीवर हो गई है। 2-3 सही। चीजें हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, 95 हो सकता तो 98 भी पहुंच जाए। मतलब अगर आप इसको स्टडी करें, तो ये चीजें जो है अगर आज हमारे पास रेलवे ना हो, अगर आज हमारे पास पटरियां ना लगी हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, तो आज चिट्ठियां बांट के क्या करेंगे? हमने टीसी बनाया, रेल का डब्बा ही नहीं है। हमने लाइन का इंस्पेक्टर बनाया, लाइन ही नहीं है। हमने रेलवे पुलिस में भर्ती कर दी, वहां पुलिस स्टेशन ही हम्म नहीं है। तो वो तो देखिए, वो कागजियों पर तो कुछ चलेगा नहीं। नौकरी आप तब दोगे ना जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है, आप रनिंग है, अब उन लोगों की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बिल्कुल। बताऊं, इन रेलवे स्टेशनों में फूड स्टॉल्स लगते हैं। जी। अब एक रेलवे स्टेशन में कई फूड स्टॉल्स लगते हैं, कहीं तरह का खाना मिलेगा। तो जब ये फूड स्टॉल्स लगेंगे, तो वहां एक लोकल को उसको रोजगार मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलेगी। हम्म उसका लेटर नहीं बनेगा, उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं बनेगा। अगर सोर्स फूड स्टॉल लग गए, तो कम से कम 300-400 लोगों को वहां काम मिलेगा। अब आज हमारे देखिए टैक्सियों का बिजनेस कितना बढ़ गया, हमारे डिजिटल पेमेंट्स का बिजनेस कितना बढ़ गया। तो इस हर चीज को इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य से देखना ठीक नहीं है। और अगर आप देखना भी चाहे तो फिर तो 2 महीने पहले होता। और तीसरी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो नौकरी किस बात पे दोगे? क्योंकि देखिए वहां कोई हवा में नौकरी तो दोगे नहीं ना। वो कहेगा भैया मैं अगले दिन करूंगा क्या, यहाँ हम्म तो बंजर जमीन है, रेलवे स्टेशन का है। तो ये मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब जी। चीजें प्लान डेवलपमेंट होती है, अनप्लान डेवलपमेंट नहीं होती। और एक चीज अच्छी की है मोदी जी ने, देखिए अब जो इलेक्शन के प्रॉमिस है उनको फुलफिल किया जाता है। इलेक्शन के प्रॉमिस इसलिए नहीं है कि हाँ इलेक्शन हो रहा कर दिया, फिर देखेंगे 5 साल बाद बोलेंगे हाँ गरीबी हटा, फिर काम चल रहा है। मतलब जब तक तुम्हारे परपोते आएंगे तब तक गरीबी हटेगी नहीं। जितनी हाईवे बोली बनी गई, काशी की बात हम्म की, जो भी बात की मोदी जी ने, पांच बिल्कुल। साल में ये इन्होंने पॉलिटिक्स चेंज की है, जिनका क्रेडिट जाता है 5 साल में डिलीवरी। मतलब इनॉग्रेशन कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, नींव का पत्थर भी ये रखते हैं और इनॉग्रेशन भी यही करते हैं। फाउंडेशन जी। स्टोन टू इनॉग्रेशन, नरेंद्र मोदी, दिस इज द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। 5 साल फाउंडेशन स्टोन मैं रखूंगा, हम्म इनॉग्रेट मैं करूंगा, समय है 5 साल। अगला मैनिफेस्टो नई चीज, वही चीज नहीं। ये डेवलप, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया इंडियन पॉलिटिक्स में। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है, इस किस्म के चेंजेस आने चाहिए जिससे आम पब्लिक को फायदा हो। लेकिन सर बात अगर हम करें अतीक अहमद की, एक केस आप जानते होंगे कि चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि लास्ट हमने जो किया था उसमें उसके बेटे को मेरे ख्याल एनकाउंटर में मारा गया था। तो उसके बाद अभी आप हमें क्या बताएंगे कि क्या चल रहा है आगे उसी केस को लेकर? देखिए आरजू जी, ये थोड़ी लंबी कहानी है। कहानी इस तरह से है कि आप अतीक अहमद को देखें, मुख्तार अंसारी को देखें, कुछ ऐसे लोग और भी हैं 4-5 यूपी में, जहाँ जिनको हम नहीं, साधारण भाषा में बाहुबली कहते हैं। बाहुबली मीन्स हम्म वो मसल पावर, मनी पावर एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। आपको मैं बताऊं, अतीक 3 बार एमएलए और 1 बार एमपी रह चुके हैं।
और एक बार इन्होंने बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को हराया है सही। प्रयागराज या इलाहाबाद से। अब इनका बिजनेस यही चलता था, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, माफिया, फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, फिर गैंग था, फिर सब कुछ था, ये ऐसे चलता था। तो अब इस माफिया राज के अंडर देखिए बिना पॉलिटिकल पैट्रनेज के माफिया नहीं चलता, इतने बड़े लेवल पे नहीं चलता। क्राइम क्रिमिनल होते हैं पर माफिया बिना पॉलिटिकल पैट्रनेज के नहीं चलता। तो अब इनका इलेक्शन में भी यूटिलिटी होती थी, वोट बैंक में भी यूटिलिटी होती थी, फंडिंग में भी कहीं ना कहीं यूटिलिटी होती थी, काफी चीजें होती थी। अभी पीछे एक बड़ा सेंसेशनल केस हुआ, एक राजू पाल थे विधायक बीएसपी के, वो अतीक के भाई के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, तो उसके बदले में कि भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई तू मेरे भाई के खिलाफ खड़ा हो, उसे मार दिया। उसमें जितने गवाह थे सब हॉस्टाइल हो गए, ये गवाह बचे थे उमेश पाल, वो पेशी से लॉयर थे, वो कह नहीं मैं गवाही दूंगा। अब ये केस चला, अब पहले इन्हीं की सत्ता होती थी तो कुछ ज्यादा होता नहीं था, फिर योगी जी आए तो सब केस वेस धीरे धीरे खुलने लगे, अन्य ये जेल वेल में चले गए, जेल में भी अपनी ये सत्ता वत्ता चलाते थे, हम इनके चला करते थे। अब उमेश पाल को 2 गनर मिले थे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब उस केस में कुछ उसका फैसला वैसला होना था, तो अब उन्हें लगा यार ये आखिरी गवाह है, इसको भी मार दिया जाए। और इससे पहले 7 जजों ने ये केस सुनने से मना कर दिया कि भाई हम ये केस नहीं सुनेंगे। आप खुद सोचिए दबदबा कितना था। तो अब उमेश पाल की करीब 24 फरवरी को उनके घर के बाहर हत्या होती है। एक एम्बुस सा होता है, 7 8 9 शूटर आते हैं, और उसमें जो मेन शूटर था वो असद था। असद इनका क्या नाम है इसका, अतीक का बेटा है, तो उसका वो मेन हाथ था। तो उसने वो जाके फायरिंग की, और वो आपने वीडियो देखी होंगे, हर जगह है वो, खैर वो सबको पता जी। है। खुलेआम यहाँ स्टेट असेंबली का सेशन चल रहा है, ये चल रहा है, उस पे अखिलेश यादव जी हमारे योगी जी को कह रहे हैं आपके राज में क्या हो रहा है, खुलेआम हत्याएं हो रही है, और ये समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, बीएसपी से भी जुड़े थे। तो योगी जी ने तब बोला मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और जब से योगी जी यूपी में आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत सुधर गई। एक टाइम यूपी था, इसे वाइल्ड वेस्ट कहते थे ऑफ इंडिया, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, ये सब लोग पॉलिटिक्स में थे, इनके पास तीनों पावर थी, पॉलिटिकल पावर भी थी, मनी पावर भी थी, मसल पावर भी थी। तो अब इनको मतलब कहाँ से आप क्या इनका क्या कर लोगे, फिर ये हर तरह के काम करते थे। फिर योगी जी ने एक्शन शुरू किया, इनके फाइनेंसरों को पकड़ा, उनके मकान गिरा दिए, शूटरों के मकान गिरा दिए, पहले 2 लोगों का एनकाउंटर हो गया कुछ, और फिर अब जो मेन 5-6 लोग थे उसमें असद और मोहम्मद गुलाम था, इसका एनकाउंटर हुआ झांसी में कल। और अभी आई थिंक एक गुड्डू मुस्लिम और एक शाबिर नाम का शूटर अब भी फरार है। तो 2 या 3 का पहले एनकाउंटर हो गया, 2 ये हो गए, बाकी कार्रवाई चल रही है। बाकी इनके फाइनेंसर्स को इनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई, बुलडोजर चलाया गया। तो इनके ऑफिस में, अतीक के ऑफिस में रेड किया तो करीब विदेशी असला मिला, हथियार मिले, 1 करोड़ कैश वैश ये सब मिला वहाँ, ये सब मीडिया में खबर है। बट अब योगी जी का जो कहना है कि माफिया को अगर खत्म करना है, माफिया इज लाइक टेररिज्म, आपको इसका फाइनेंशियल और इसका नेटवर्क खत्म करना है। मैं क्राइम और क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्राइम और क्रिमिनल चलते रहेंगे, बट ये जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, जो ये बिल्कुल इसके बिजनेस में आ जाते हैं, तो ये उसी सिलसिले में हुआ। और इस पे असर पे एक शायद यूके का बुलडॉग रिवॉल्वर और एक इम्पोर्टेड पिस्टल भी पाई गई। यहाँ इम्पोर्टेड हथियार का बहुत बड़ा क्राइम है आरजू जी, और बहुत सख्त कानून है उस पर। तो पुलिस ने रोका, इन्होंने फायरिंग की, तो फिर उस फायरिंग में एनकाउंटर हो गया और डेथ हो गई। तो ये है। और 2 बेटे अतीक के ऑलरेडी बंद है, और 5 बेटे, 2 ऑलरेडी जेल में किसी केस में, ये असद तीसरा था, बाकी 2 अभी अंडर एज है, वो चाइल्ड रिमांड होम में है। तो दिस इज मतलब ये ऐसे ये सारा प्रकरण हुआ है। काफी योगी जी ने माफियाओं पे आगाज किया, काफी एनकाउंटर हुए यूपी में, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति काफी सुधर गई है। और अब तो इसे कहता, अब तो पूरे इंडिया में कहते योगी मॉडल, कि भाई योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जो यूपी माना जाता था कभी सुधर नहीं सकता, अब 6 एक्सप्रेस है, हाईवेज है, एफडीआई में नंबर 2 है, जीडीपी में नंबर 2 या 3 पे आ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आ गया। तो वो हम पहले यूपी के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्रिमिनल का, क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी का भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा ही बिल्कुल है। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस पे एक्शन हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, इस मजहब पे हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, इस पे, ये सब पे हो रहा है। और देखिए जो उन्होंने उस दिन सरेआम एम्बुश किया, खुलेआम किया, सीसीटीवी के सामने किया, आप कहीं ना कहीं जाके प्रशासन को, आप कहीं ना कहीं जाके समाज को, आप कहीं ना कहीं जाके आईपीसी को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते हैं। जब आप ये चैलेंज करेंगे, फिर देन यू हैव टू फाइट फेस द माइट ऑफ द कंट्री एंड द पावर ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये वाली बात है, ये लोग समझ नहीं पाते कि तब ये सोचते हैं कि भाई हम कुछ भी कर लेते हैं, हम कानून से ऊपर हैं, पर कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना आरज़ू जी, ये तो हर एक को बिल्कुल। मानना चाहिए, जानना जी। चाहिए, समझना चाहिए। बस नहीं, और यही है। बिल्कुल इस तरह के जी, इस तरह के लोगों को वैसे बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो हैंडल करना चाहिए, और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं देखना चाहिए कि कौन-सी कास्ट है और कौन-सा रिलीजन है। अगर कोई बिल्कुल नहीं, क्राइम अभी कर रहा अभी है मैं तो आपको सज़ा बताऊँ, एक जैसी है। जी। अब मैं आपको बताऊँ अभी अगर अगर वो उमेश पाल को, और हाँ, उसके साथ जो पुलिस के 2 गनर थे उनको भी मारा गया। हुँ, पुलिस के 2 गनर उनको भी मारा गया। और सही। अगर ऐसी परिस्थिति रही आरज़ू जी, फिर कौन किसके खिलाफ गवाही देगा? कोई नहीं हुँ, देगा। फिर तो बिल्कुल जुडिशरी ऐसा की ही जो है। व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, जुडिशियल हुँ, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पुलिस का तंत्र खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा है। अभी अभी एक असद के बाद आज सुबह एक कोई एनकाउंटर हुआ, कोई राना करके है कोई, मुझे यहाँ याद नहीं आ रहा। तो उसका भी एनकाउंटर हुआ। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा भाई असद हुँ, मुसलमान था इसलिए एनकाउंटर हुआ। तो आज एक राना करके भी कोई बदमाश था, उसका आज सुबह एनकाउंटर हुआ। तो ये यूपी में जहाँ तक मुझे याद है 183 एनकाउंटर हो चुके हैं अब तक, 183। हुँ, और करीब-करीब 15 पुलिस वालों ने भी शहादतें दी हैं। उनकी वो भी जान से गए हैं। तो मतलब जान पे अपनी खेल के वो चीज़ें कंट्रोल ज़ाहिर है करते उन्होंने। हैं। हुँ, हाँ, तो ये मतलब ऑब्वियसली। ऐसा कहना गलत है। और अतीक पे तो 150 एफआईआर है, ये तो सबको पता है। हुँ, कोई मतलब कोई हुँ, ऐसा तो है नहीं कि एक आध एफआईआर है, 150 एफआईआर है। और बिल्कुल। ये कांड उन्होंने जेल में रहते-रहते प्लान किया। हुँ, अतीक और अशरफ जो उनका भाई है, जेल में रहते-रहते ये कांड प्लान किया। आप खुद हुँ, सोचिएगा मतलब किस लेवल का ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है। हुँ, और ये बिल्कुल। मैं आपको बता दूँ, अभी अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया, अभी मैं आपको 2 4-6 दिन पहले की बात है। अमित शाह जी ने अभी डिक्लेयर किया, कह रहा है इंडिया में मोदी जी का विज़न है ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम नहीं होगा और हुँ, इसको खत्म किया जाएगा। और ये आप मान के चलिए, अगर अमित शाह जी ने बोल दिया, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जहाँ भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम इंडिया में है, हुँ। उसके दिन आप गिनती के। मतलब अगर होना अमित शाह भी जी यही बोल रहे हैं चाहिए। तो हुँ, ये मान के चलिए दिस इज़ पत्थर की हुँ, लकीर है, ये होके ही रहेगा। और काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है इस बिल्कुल। पे, काफ़ी होना क्रैकडाउन हुआ चाहिए सर, और बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी सख्ती के साथ होना चाहिए इसके ऊपर काम। थैंक यू सो मच सर कि आपने जॉइन किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार।